हेलो स्टूडेंट्स। अभी आप देख रहे हैं ये मैथमेटिक्स 1 का क्वेश्चन पेपर है और ये एग्ज़ाम आज ही एग्ज़ाम ये कंडक्ट हुई है फर्स्ट सिटिंग में, यानी 6 और 2022 आज के डेट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुई है फर्स्ट सिटिंग में और इसकी टाइमिंग थी 9:30 to 12:30। ओके, तो इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि मैथमेटिक्स 1 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ये मैथमेटिक्स 1 जो है ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, ये सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में ये मैकेनिकल और प्लस में इलेक्ट्रिकल दोनों ब्रांच को मैथमेटिक्स 1 पढ़ना है। इसमें आप देखेंगे तो टाइम 3 आवर्स है, फुल मार्क्स 70 है और पासिंग मार्क्स 28 है। और इसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या जब आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव की संख्या टोटल 20, यानी 20 क्वेश्चन ग्रुप ए में रहेगा और वो सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो अभी इस सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है एंड वी हैव टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हिंदी में आप देखेंगे तो मुझे गुणात्मक प्रतिलोम फाइंड करना है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका जब हम एम आई फाइंड करेंगे, एम आई मीन्स की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब हम फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब हम फाइंड करेंगे तो ये क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी 1 अपॉन और ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देंगे 3 + 2 आयोटा, यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। लेकिन अब देखेंगे कि आंसर जो है इस ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसे हम रेशनलाइज कर देंगे। तो 3 - 2 आयोटा और अपॉन 3 - 2 आयोटा। तो फिर फाइनली आप देखे होंगे कि इसका आंसर 3 - 2 आयोटा और अपॉन में 3 का स्क्वायर और माइनस में 2 आयोटा का होल स्क्वायर। और फाइनली ये आएगा 3 - 2 आयोटा अपॉन, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 9 और 4 ये 13 हो जाएगा। और इंडिविजुअली जब हम इसे बांटेंगे देन फाइनली वी सी 3/13 और अपॉन में माइनस में 2 आयोटा बाई 13। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर होगा सी। ओके, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स नंबर का है एंड वी हैव टू फाइंड आर्गूमेंट। क्या फाइंड करना है, आर्गूमेंट फाइंड करना है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या करेंगे कि रियल पार्ट देखेंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हो जाएगा -1 और इमेजनरी पार्ट जो है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, ये भी -1 हो जाएगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे, tan थीटा कैलकुलेट करेंगे और इसका फॉर्मूला होता है इमेजनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। फाइनली 1 आएगा और 1 के लिए हम लिखेंगे tan π/4। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी π/4। अब यहाँ से पॉइंट को देखेंगे तो पॉइंट जब यहाँ से आप देखोगे तो पॉइंट आएगा -1, -1, -1, -1। ओके, तो -1, -1 तो देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रांट में, एक्स भी नेगेटिव और ये वाई भी नेगेटिव। तब आप देखोगे कि ये फोर्थ क्वाड्रांट में है। कौन से क्वाड्रांट में है, फोर्थ क्वाड्रांट में है। तब फोर्थ क्वाड्रांट में जब हम जाएंगे तो प्रिंसिपल जब इसका आर्गूमेंट निकालना है तो आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालने का फॉर्मूला -θ है, यानी हो जाएगा -π/4।
आर्गूमेंट जेड कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला भी होता है 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई और माइनस में थीटा की वैल्यू आप देख लो, तो पाई/4, तो 4×2 = 8 -1, तो ये 7 पाई/4 हो जाएगा। तो चूंकि ये आंसर नहीं है तो हम आर्गूमेंट ऑफ जेड के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आप देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन जो है ये है पार्शियल फ्रैक्शन का। तो ये लीनियर फैक्टर है, तो इसे हम अरेंज कर देंगे कि a/x+2 प्लस में b/x+3। आप इसका एलसीएम बनाओगे तो ax+3 और यहाँ से आएगा b और x+2 और यहाँ हो जाएगा 1। अब जब आप पे x का वैल्यू इसमें -2 पुट करोगे, x की वैल्यू -2, तो a का वैल्यू ऑब्टेन होगा 1 और x+3, तो 1/-2 + 3, तो a का वैल्यू आएगा 1। जब x का वैल्यू हम पुट करेंगे -3, तो b का वैल्यू आएगा 1/x+2, तो 1/-3 + 2। और फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे कि b का वैल्यू आएगा -1, और जब हम इसमें पुट कर देंगे तो ये होगा 1/x+2 और b का वैल्यू है -1, तो -1/x+3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो 1/x+2 है और -1/x+3, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, और यहाँ से करेक्ट आंसर था ए। ओके, अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में है कि एक पार्शियल फ्रैक्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये कौन सा टाइप है। तो आप देखेंगे यहाँ पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, यानी अंश का डिग्री देख लीजिए। तो अंश का डिग्री है 3, यानी थर्ड डिग्री का है। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देख लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम पावर 2 आएगा, तो ये सेकंड डिग्री का होगा। तो जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से बड़ा हो जाता है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोला हमने कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ये बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, तो वैसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो ये बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स का है। तो इसका एक्सपोनेंट देखेंगे, ये बाइनोमियल है, इसके बेस में 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल है। तो इसका एक्सपोनेंट देख लेंगे। एक्सपोनेंट का मीनिंग होता है पावर, तो एक्सपोनेंट कितना है 5 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जब हम देखेंगे इसका, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमेशा क्या होता है, उसके एक्सपोनेंट से एक ज़्यादा होता है, यानी 5 + 1 हो गया, और 5 + 1 का मतलब हो गया कि 6, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है 6 हो जाएगा। ओके, यहाँ एक परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। NP3 की वैल्यू दिया हुआ है 2 1 10। तो जब यहाँ से हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये होगा फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n-3 = 2 1 10। ओके, अब n को बाहर करेंगे तो n-1 को भी बाहर करेंगे, n को बाहर करेंगे तो n-1 को बाहर करेंगे तो n-2, और n-2 को भी बाहर कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा n-3, और फैक्टोरियल में n-3, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 1 10 होगा। अब इसका क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। इसका फैक्टराइजेशन निकाल कर तो आप देखोगे 2 1 10 का अगर फैक्टराइजेशन निकालें तो 3 7 जा हो गया, फिर 7 से निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से देखेंगे तो 5 हो जाएगा। ओके, अब इसको इस तरह से अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे यहाँ n है, n-1 है और n-2 है, तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो देख लेते हैं कैसे अरेंज करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 7 × 6 × 5। ओके, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है n × n-1 × n-2। तो आप देखोगे यहाँ से कि n की जो वैल्यू है वो किसी एक से कैलकुलेट हो सकता है,
तो n की वैल्यू आएगा 7। यहाँ से भी n-1 को भी जब आप 6 के इक्वल करोगे तो वहाँ से भी n की वैल्यू 7 ही होगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कह रहा है कि रो मैट्रिक्स किसके कहते हैं। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो रो मैट्रिक्स हम उसे कहेंगे कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होता है, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ, जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिखा ये, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। कॉलम की संख्या कितनी भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो एंड कॉलम की संख्या 1 या मोर देन 1 हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। तो ये भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो को क्या करेंगे, तो फर्स्ट रो में 1 2 3 है तो इसे बना देंगे फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 3, और सेकंड रो में 2 0 5 तो उसको सेकंड कॉलम बना लेंगे। ओके, अब इसका ऑर्डर देखेंगे आप तो इसमें रो की संख्या 2 थी, 2/3, तो ये हो जाएगा 3/2, यानी रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 2, तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो 1 2 3 और 2 0 5, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2/2 का और इसे x की वैल्यू, तो इसे सॉल्व करने का तरीका है प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल यानी x माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल इज इक्वल टू 0, देन फाइनली वी गेट x इज इक्वल टू 6। ओके, यहाँ आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया। 10th को जब हम देख रहे हैं तो मैट्रिक्स दिया है और मैट्रिक्स का इन्वर्स का प्रॉपर्टी है। तो मैट्रिक्स का एक इन्वर्स का रिवर्सल रूल होता है। रिवर्सल रूल में क्या होता है कि कोई दो मैट्रिक्स है, उसके प्रोडक्ट का इन्वर्स जो है बी इन्वर्स और इनटू में ए इन्वर्स के इक्वल होता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अब यहाँ से देखेंगे साइन 15 डिग्री की वैल्यू पूछा हुआ है। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू तो डायरेक्ट अगर लर्न नहीं है तो इसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री और माइनस में लिख देंगे 30 डिग्री। साइन ए माइनस बी हो गया, तो साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू में साइन बी। तो साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2 और साइन 30 1/2। फाइनली आप देखोगे √3 - 1/2√2 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। साइन 15 डिग्री का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने यूज किया। ओके, अब यहाँ से साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है cos 2a है, तो cos 2a का एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा कि 1 - 2 साइन स्क्वायर ए होता है। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर ए करेंगे तो 16/25, तो ये हो जाएगा 25 माइनस में 32 बाई में 25। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस में 7 और बाई में 25, यानी cos 2a का वैल्यू ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है tan इनवर्स का। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू का जो दायरा होता है ये ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2 होता है। तो -√3 के लिए एक ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जो इसके दायरे में हो, यानी tan इनवर्स, और 60 डिग्री के लिए ले लेते हैं हम, -√3 के लिए ले लेते हैं tan माइनस में 60 डिग्री। ये रिमूव कर देंगे और ये हो जाएगा माइनस में π/3। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखें। तो cos 36 डिग्री है और मुझे साइन 54 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन 54 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसे हम लिख दें, cos लिख दें और 90 माइनस 54 लिख दें। तो cos 90 में 1 मिनट, तो ये साइन 54 डिग्री है, तो इसे हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस में 36 डिग्री।
90 माइनस 36 करेंगे तो 54 हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 36 डिग्री। और कॉस 36 डिग्री की वैल्यू भी यहाँ गिवन है, नहीं भी है तो इसे लर्न रखना चाहिए, √5 + 1/4, यानी इसका भी आंसर सी हो जाएगा। 14th हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को अगर हम देखें तो एक लाइन दिया हुआ है और इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है हमको। क्या करना है? स्लोप। तो इसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y, यानी ये हो जाएगा माइनस में 2/5। 15 नंबर क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि दोनों में क्या कनेक्शन है। तो फर्स्ट वाले लाइन का अगर आप स्लोप निकालेंगे तो -x का कोफिशिएंट अपॉन में y का कोफिशिएंट, तो ये 1/3 होगा। सेकंड वाले लाइन का कोफिशिएंट निकालेंगे तो माइनस में 6/2 होगा, यानी ये हो जाएगा -3। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई अगर करो तो 1 कितना आएगा? 1/3 और इनटू में -3 कैंसिल हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा। इससे पता लगता है कि दोनों परपेंडिकुलर है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। इट मीन्स कि बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अब ये क्वेश्चन नंबर 16। अब हम 17 को देखते हैं। एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है और इसका रेडियस पूछ रहा है। तो जब हम इससे कंपेयर करेंगे x² y² प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस c बराबर 0, तो फाइनली आप देखेंगे कि 2g का वैल्यू 2 होगा, यानी g का वैल्यू 1 होगा। यहाँ से आप देखोगे कि 2f का वैल्यू 6 हुआ, तो f का वैल्यू 3 हो गया और c का वैल्यू 7 हो गया। ओके, तो इसका सेंटर जब हम निकालते हैं तो ये होता है -g और माइनस में f, तो इसका सेंटर हो गया -1 -3। अच्छा, अब जब इसकी रेडियस निकालना होता है तो √g² √f² और माइनस में c, तो 9 1 10 10 - 7, तो ये √3 हो जाएगा, यानी √3 और सेंटर हो गया -1 -3। ये 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। अब हम 18 नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो आप देखेंगे कि एक लाइन है, ऐसे एक लाइन है और इसका इक्वेशन दिया है 5x प्लस में 12y प्लस 9 बराबर 0, और यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचा गया है कहाँ से? -4 और 3 से। तो परपेंडिकुलर जब यहाँ से हम ड्रा करेंगे तो इसका लेंथ निकालना है परपेंडिकुलर का, तो इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई करा दीजिए। तो 5 × -4 फॉर्मूला होता है ये, 12 × 3 और प्लस में 9 का मॉडुलस √x का कोफिशिएंट और फिर यहाँ पर y का कोफिशिएंट। तो आप देखोगे कि -20, 12 3 जा 36 और प्लस में 9, और यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो 13 आएगा। अब आप देखोगे 36 और 9 तो 45 हो जाएगा, 45 में से 20 करोगे तो 25 और अपॉन में 13 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। इंग्लिश वाले में इसका आंसर सी हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। पाराबोला है तो पाराबोला में एक्सेंट्रिसिटी निकालना है, तो पाराबोला का डेफिनेशन ही कहता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन, ये दोनों इक्वल होता है और दोनों का रेशियो जो होता है वो एक्सेंट्रिसिटी होता है, यानी एक्सेंट्रिसिटी जो है दूरियों का अनुपात होता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन, और दोनों जब इक्वल होगा तो कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी पाराबोला में एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होती है। ओके, अब हम 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है और यहाँ पूछा क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस। यहाँ दो होता है, एक होता है ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ट्रांसवर्स एक्सिस का जो लेंथ होता है ये 2a होता है, और एक होता है कंजुगेट एक्सिस, तो कंजुगेट एक्सिस का 2b होता है। तो चूंकि हमसे ये पूछा गया है कि ट्रांसवर्स एक्सिस कौन होगा, तो ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा 2a। अगर वहीं इसमें पूछता कंजुगेट एक्सिस कितना होगा तो 2b हो जाएगा। और ये हाइपरबोला है क्योंकि यहाँ माइनस है, और यहीं अगर यहाँ माइनस की जगह पर प्लस होता तो फिर ये एलिप्स हो जाता। तो एलिप्स में जो है मेजर एक्सिस होता है और माइनर एक्सिस होता है। ओके, तो इस तरह से हमने इन सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग और शॉर्ट और लॉन्ग, उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, फिर से एक बार रिकॉल कर दें, आज SBT की एग्ज़ाम हुई है मैथमेटिक्स 1 की, मैथमेटिक्स 1।
किस डेट को हुई है? 6/6/2022 फर्स्ट सिटिंग में हुई है। और ये मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर था जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले को ये पढ़ना है, मैथमेटिक्स 1। ओके, और ये सेकंड बता रहा है कि सेकंड सेमेस्टर में भी इसको पढ़ना होता है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में ये सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।